रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वो बच्चे जो राजस्थान की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जेईटी की परीक्षा लगती है, क्योंकि राजस्थान की जो 5 मेन यूनिवर्सिटीज है उनमें 20% एडमिशन जो है सीयूटी यानी आईसीआर के थ्रू होने वाला है। इसके अलावा 80% सीट के लिए जेईटी का आपका एग्जाम होने जा रहा है, जो कि लगातार हर साल होता है आपका। क्या सर 5 यूनिवर्सिटी के लिए जेईटी का एग्जाम होता है? नहीं। इसके अलावा राजस्थान में जितने भी प्राइवेट कॉलेज है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनमें भी एडमिशन जो आपके जेईटी के थ्रू ही होने वाला है। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जेईटी का फॉर्म आप कैसे भरें। बहुत सारे बच्चे अच्छी तैयारी करने के बावजूद, एक साल ड्रॉप करने के बावजूद फॉर्म में छोटी सी गलती करने पर कहीं ना कहीं अंतिम समय में परेशान होते हैं। और वो परेशानी कई बार तो इतनी बड़ी हो जाती है कि एक साल और तैयारी करनी पड़ जाती है, परीक्षा में नहीं बैठ पाते या फिर एग्जाम दे लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो बाद में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो वो गलती भारी पड़ती है और वहां पे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। मैं सभी बच्चों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोग इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, और आपको यदि कोई समस्या हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन फॉर्म में किसी भी तरह की आप गलती नहीं करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपके फॉर्म भरते वक्त अलग अलग, चाहे कैटेगरी हो, चाहे आपके कोई सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो, सब कुछ मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो हम आपकी और मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं कतई ये नहीं चाहता कि कोई बच्चा फॉर्म में गलती करे। आइए अपन एक एक करके फॉर्म भरना चालू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फॉर्म भरते वक्त सबसे पहले तो ये है कि सर कौन सी वेबसाइट से जो है फॉर्म भरा जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके जेट AUJ 2024 जेट JET AUJ 2024 आपको लिखना है, फिर उसको साइन करना है। तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके पास में प्रॉपर इसकी वेबसाइट आ जाएगी, jetauj2024.com। सबसे पहले यही साइट आपकी ओपन होगी, आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही हम वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको पूरी डिटेल दी मिलेगी। जब भी आपके कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्टेक्ट अस दिया हुआ है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी है और ईमेल आईडी भी है। कोई समस्या हो आप डायरेक्ट यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपके मान लो कोई समस्या होगी, मान लो आप हमें फ़ोन करो, इसकी बजाय डायरेक्ट आप यहाँ पर भी कर सकते हो, आपका सॉल्यूशन डायरेक्ट होगा। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ आएगी, कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए वो आपको यहाँ मिलेंगे। गाइडलाइन के अंदर जो है ये जैसे बुकलेट है, इनकी बुलेटिन है जिसके अंदर पूरे रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं। कहीं पर भी डाउट हो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। ये जो जेईटी का एग्जाम है ये यूजी वाले बच्चों के लिए हो रहे हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो बीएससी करे और एमएससी करना चाहते हैं उनको पीजी का एग्जाम देना होता है, प्री पीजी का। और ऐसे बच्चे जो पीएचडी करना चाहते हैं तो एमएससी के बाद में अगर आप पीएचडी करना तो आपका वापस एंट्रेंस टेस्ट लगता है। आई बात समझ में? ये तीनों के लिए, ये बीएससी के लिए, ये एमएससी के लिए और ये पीएचडी के लिए। जेट के अंदर लास्ट ईयर अपने यहाँ से 12वीं के साथ में अपना बच्चा जो है 12वीं के साथ में फर्स्ट रैंक लेके आया अपने वर्ग के अंदर। 12वीं के साथ में आप देख सकते हो, 12वीं के साथ में सामान्य वर्ग में एक बच्चा जो है 8वीं रैंक लेके आया, 13वीं रैंक लेके आया, और जनरल वे में उसकी जो है 8वीं रैंक रही ओबीसी के अंदर। अब 12वीं के साथ में भी बच्चा फर्स्ट रैंक ला सकता है, तो मुझे लगता है कोई भी बच्चा जो है 2 महीने क्रैश कोर्स में पढ़ के अच्छी से अच्छी रैंक ला सकता है। 12वीं के साथ में 15 से बच्चे ऊपर जो है आरसी कॉलेज उदयपुर, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए, लेकिन मैं यहाँ उन बच्चों के लिए टारगेट कर रहा हूँ जो 12वीं के साथ में बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं अपने, आई बात समझ में, और देना चाहते हैं। तो अब अगर कोई बच्चा 12वीं के साथ आरसी उदयपुर में आ सकता है तो क्या कि वो सिलेक्शन नहीं करा सकता? 100% करा सकता है 60 दिन के अंदर ही। प्री पीजी के अंदर पूरे राजस्थान में 2023 में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट की रही है। मतलब चाहे जेट का एग्जाम हो चाहे पीजी का एग्जाम हो, आपको रॉयल इंस्टीट्यूट के बच्चों की एक तरफा पकड़ मिलेगी। पीजी वाला बच्चा यहाँ से अपनी पूरी गाइडलाइन देख सकता है। अब क्योंकि आज के वीडियो में मैं रिजल्ट पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज के वीडियो में बात कर रहा हूँ आपके सामने कि फॉर्म कैसे भरना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फॉर्म में गलती करते हैं, मैं एक एक करके आपके पूरे डाउट सोल्व करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हो। अब देखो यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड ये डालने होंगे यहाँ, लेकिन हम तो अभी फॉर्म भरना चालू कर रहे हैं, हमारे पास है ही नहीं। इसका मतलब हम नए हैं, नए कैंडिडेट है, उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना, रजिस्ट्रेशन कराने पर ही हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड आएंगे। तो चलो क्योंकि हम नए हैं तो हम यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। यहाँ वापस अपने को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जब भी आप
अगर अपना पासवर्ड बना रहे हो तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए आपके पासवर्ड में कैपिटल लेटर भी होने चाहिए, स्मॉल लेटर भी होने चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए, नॉन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी संख्या जो है, जैसे कम से कम इन्होंने बोला है कि भाई 7 डिजिट होना चाहिए, मैं तो कहूँगा 12-13 डिजिट के आपके पासवर्ड होना चाहिए, ताकि हर कोई आपके पासवर्ड को क्रैक नहीं कर सके। अब हम लोग फॉर्म भरना चालू करेंगे। जब इस फॉर्म की स्टार्टिंग करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें डालनी होगी। जैसे जिसका आप फॉर्म भर रहे हो उसका पूरा नाम आपको डालना है। तो मैं एक स्टूडेंट का फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म आपको भर के दिखा रहा हूँ, चेक करा रहा हूँ आपको। कैंडिडेट का नाम, जैसे आपका जो नाम है वो डालना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आपके खुद का डालना है। कर सर मैं तो फ़ोन यूज ही नहीं करना, तो केवल पिताजी का डालना है। सर वो हमारे सर है कोचिंग वाले, उनके डाल दो, मत डालना, क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चे हमें फ़ोन करते हैं, हमें अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आपकी खुद की ईमेल आईडी और आपके नंबर पे ही आएगी। इसलिए बेटा मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपके खुद के नंबर हो, बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी डाल देना। लेकिन बाद में कई बार कुछ बच्चों की समस्या आती है, ठीक है, क्योंकि आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके इसी नंबर पे आपके पास आने वाली है। अब ये ईमेल आईडी का पूछेगा, तो आपको यहाँ पे अपनी पूरी ईमेल आईडी पुट करनी है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैंने पहले से इसको सेव कर रखी है, तो यह मैंने कट कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। अब देखो, जैसे ही आप ईमेल आईडी यहाँ डालोगे तो यूजर नेम अपने आप ही आ जाएगा यहाँ पे। इसको यूजर नेम बोलेंगे। आपकी एक तरीके से ईमेल आईडी यहाँ आ रही है एज ए यूजर नेम। क्लियर हो गया? अब मैं एक बार सब चेक कर लूंगा कि ठीक है, तो अब मैं आगे सेव कर दूंगा। अब देखो, जैसे मैंने सेव किया है तो यहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर डाले थे उसके ऊपर आपके ओटीपी आए हैं। मोबाइल पे भी ओटीपी आए हैं और आपके मेल पे भी ओटीपी आए हैं। आई बात समझ में? मतलब प्राइवेसी पूरी है। अब हम चेक करते हैं। जैसे ही आप अपनी ओटीपी आपको यहाँ डालना है, मोबाइल पे आए जो आपको ओटीपी डालना है, जो आपके मेल पे आए वो। उसके बाद में आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। जो पासवर्ड यहाँ डालोगे वो आपको पेज पे लिख के रखना है, उसी को सेम यहाँ डालना है। कई बार बच्चे इतने होचपोक हो जाते हैं कि आधा टाइम यहाँ इन दो में खराब कर देते हैं, इसलिए आराम से करना अपने को, शांति से, है ना। अब आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई एंड क्रिएट अकाउंट। अब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया यहाँ से, ये लो, ये आपका जो है आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आ चुके हैं। तो अब पूरा ये सिस्टम वापस वहीं पे आ गया, पहले पेज पे। अब मैं यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ डालूंगा तो क्या होगा, अपन इस फॉर्म में एंट्री कर जाएंगे आगे की स्टेप के लिए। आपको अपना यहाँ पे यूजर नेम पुट करना है, पासवर्ड जो आपने बना लिया है उसको पुट करना है। उसके बाद में आपको सिक्योरिटी पिन जो आपकी वो डालनी है, आपको 77716 साइन इन कर लो। ये आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यदि आवेदन पत्र की फीस भरने के पश्चात आवेदक के बैंक खाते से फीस कट गई है, परंतु पोर्टल पर अब भी आवेदन पत्र पेंडिंग दिखा रहा है, तो इस स्थिति में आवेदक 1 घंटे तक इंतजार करें तथा आवेदक के डैशबोर्ड पर वेरिफिकेशन ऑफ योर ट्रांजैक्शन के लिंक पर जाकर अपने पेंडिंग ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन करने के उपरांत आपका ट्रांजैक्शन यदि बैंक द्वारा कंफर्म किया जाता है तो आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा, अन्यथा आवेदक को फिर से आवेदन पत्र की फीस जमा करानी होगी। अगर ऐसा केस होता है तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, और अगर नहीं हुआ है तो आपको इस केस में दोबारा फीस जमा करानी होगी, मतलब पेमेंट एक बार और कटेगा आपका। तो सर हमारा उस पेमेंट का क्या होगा? वो पेमेंट आपको जनरली कुछ समय बाद में वापस रिटर्न हो जाता है। ठीक है बेटा। अब आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और चेंज पासवर्ड का यहाँ ऑप्शन आ रहा है बेटा, ठीक है। तो मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करूंगा और आगे की ओर बढ़ूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि आप कौन से एग्जाम जो है उसके लिए फॉर्म भरना चाहते हो, जेईटी के लिए, प्री पीजी के लिए या पीएचडी के लिए। तो क्योंकि हम जेईटी के लिए अभी ये डेमो दे रहे हैं
तो अपन जेईटी पे जाएंगे। यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दी है। इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर किसी को नहीं समझ में आए तो पूछ लेना है। आई बात समझ में? बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन दी है इनको। मैं एक एक पढ़ के सुना देता हूँ। हालांकि वीडियो लंबा बन रहा है, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है कौन कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर ले बच्चा, इसलिए पढ़ ही देता हूँ। अभ्यर्थी को निम्न बिंदुओं का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए ताकि भविष्य में संभावित समस्याओं की संभावना नहीं रहे। आरक्षित श्रेणी या किसी भी प्रकार की छूट के लिए आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि निर्देशों के अनुरूप वह उस आरक्षित श्रेणी के लिए योग्य प्रार्थी है तथा उसके पास उससे संबंधित दस्तावेज प्रमाण पत्र उपलब्ध है या नहीं है। आपने डाल दिया पीएच, तो पीएच आप है कि नहीं है, डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। आपने डाल दिया ईडब्ल्यूएस, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। ये इन चीजों के लिए बोल रहे हैं कि सावधानी से करना है। यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में कोई गलत जानकारी भरने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है गया है, तो किसी भी जानकारी को सही करने के लिए अभ्यर्थी को अंतिम तिथि से पहले आवेदन शुल्क के साथ एक नया आवेदन पत्र भरना होगा। पहले जमा की गई फीस जब्त कर ली जाएगी। जैसे मान लो मेरे कोई फॉर्म में गलती हो गई, तो आपको अंतिम डेट से पहले दोबारा फॉर्म भरना होगा और पहले वाली फीस का ये कुछ भी आपको रिफंड नहीं करना करेंगे, या आपकी फीस को जो है जब्त कर लेंगे। नीट एंड क्लीन है। ये कहना चाहते हैं कि सोच समझ के आराम से ठंडे दिमाग से फॉर्म भरना। आवेदक को जानकारी बहुत सावधानी से भरनी होगी, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। आप क्या हो ये नहीं जानते, आपको किनके जानकार हो ये भी नहीं जानते। ये तो ये जानते हैं कि आपने भरा क्या था, वो जो फॉर्म भरा था उसी के आधार पर बेटा ये डिसीजन लेंगे। इसलिए आपको वही ये पढ़ेंगे। अनुपूरक सूचना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई किसी भी गलत जानकारी के लिए अभ्यर्थी खुद जिम्मेदार होगा। दी गई जानकारी गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आप जो है इस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। आई बात समझ में? फॉर्म भरते समय जिस मोबाइल नंबर और ईमेल को पंजीकृत किया गया है वह प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने तक चालू रखे। ऐसा नहीं है कि सर अब मैं क्या करूं, मेरा तो वो मोबाइल ही बंद हो गया ना। पहले पता कर लो कि आने वाले 6-12 महीने आप यही मोबाइल नंबर रखोगे कि हाँ, तो बस उसी को यहाँ डालना है। फिर है सभी सूचनाएं पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर दी जाएगी। पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल परिवर्तन या बंद होने से सूचना के अभाव की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की खुद की होगी। आवेदन फॉर्म से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी पंजीकृत ईमेल से ही मेल प्राप्त होने पर ही विचार किया जा सकता है। मान लो आपने कोई एरर कर दी, आप उनसे कहना चाहते हो मैं राहुल नाम का बच्चा और मेरे कोई प्रॉब्लम है और मैं उनको मेल करूं, तो जो बच्चा मेल करेगा उसकी मेल आईडी से मैच हो रहा है तो ही माना जाएगा कि राहुल ने किया। मतलब आपके कोई भी प्रॉब्लम होने पर वो कहेंगे आप मेल करो, तो मेल आईडी वही चाहिए जो फॉर्म में भरी थी आपने। कई बार बच्चे बोलते हैं मैंने ई मित्र वाले की भर दी, अब मैं क्या करूं सर? कुछ नहीं कर सकते आप और मैं। इसका मतलब है ईमेल आईडी भी आपकी हो, आईडी पासवर्ड भी आपकी हो, तभी आपके वो ईमेल आईडी आपकी है, अदरवाइज तो दूसरे की वो मानी जाएगी। अभ्यर्थी केवल संयम या माता पिता के मोबाइल नंबर का ही उपयोग करें। सभी सूचनाएं भरने के बाद फीस जमा करवाने का विकल्प मिलेगा एवं आवेदन शुल्क जमा होने के बाद उसका प्रिंट आउट अवश्य लेवे। प्रिंट आउट निकाल के बेटा संभाल के रखना है। कल जब हम काउंसलिंग करने जाते हैं उस टाइम बच्चा बोलता है ये मांगते हैं, उस टाइम तो बच्चा बोलता है सर मेरा तो है ही नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरा होगा कि नहीं होगा। बहुत सारी दिक्कतें आती है। इसलिए हर डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखो। हर डॉक्यूमेंट्स को आपकी ईमेल आईडी अब बन गई है तो उसके ऊपर मेल कर दो बेटा, ताकि वो आपकी मेल आईडी पे पड़ा रहेगा। आवेदन फॉर्म शुल्क जमा कराने के बाद आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। एक बार पेमेंट जमा करा दिया उसके बाद में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। आगे अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान अपने खाते से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। खुद के खाते से अगर नहीं है तो दूसरे का खाता भी काम में ले सकते हैं, लेकिन उस टाइम कई बार दिक्कतें आती है, तो खुद का हो तो ज्यादा बढ़िया है। आवेदन पत्र का शुल्क किसी भी स्थिति में वापसी योग्य, कहीं ट्रांसफर करने योग्य या एडजस्टमेंट वाला नहीं होगा। कहने का मतलब फॉर्म भर दिया एग्जाम हो जाएगा आपका, दो तो नहीं, दो तो कोई बात नहीं, बस इसके अलावा आप उन पैसों को भूल जाओ। ठीक है। जिस खाते से शुल्क जमा करवाया गया है अभ्यर्थी को उसकी पूरी जानकारी अपने पास रखनी चाहिए, जैसे खातेदार का नाम,
खाता संख्या, बैंक का नाम व शाखा तथा लेन देन की तिथि, लेन देन का ब्यौरा, A to Z इंफॉर्मेशन आपको एक पेज में लिख के रखनी है, नहीं तो बाद में दिक्कतें आती है। और ये बैंक का अकाउंट नंबर जो है, बैंक का खाता है, वो अपने रिश्तेदार का या खुद का हो तो ज्यादा बढ़िया है। आवेदन पत्र भरने से पहले सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ये सब स्कैन करके पास में रखना। फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान, दाहिने हाथ का ध्यान रखना। यदि किसी उम्मीदवार के पास अंगूठा नहीं है, मान लो अंगूठा ही नहीं है वो दाहिना हाथ वाला, तो दाहिने हाथ की तर्जनी का निशान या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान दाहिना हाथ नहीं होने पर प्रमाण पत्र, मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आदि संबंधित क्षेत्रों में अपलोड किए जाने हैं। मतलब ये जहां आप डॉक्यूमेंट चूज करोगे तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स बाद में बेटा अपलोड होंगे। दस्तावेज सही ढंग से अपलोड करें और सुनिश्चित करें कि दस्तावेज उचित स्थान पर अपलोड किए हैं या नहीं। पता चला कि जहाँ 10th की मार्कशीट अपलोड करनी थी वहां तो आपने आधार कार्ड अपलोड कर दिया या फिर आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, वो गलत है। और कई बार फॉर्म जल्दबाजी में भरे जाते हैं, रीमित्र वाले भी गलती कर देते हैं, इस टाइम उनके सीजन का टाइम होता है, तो आपको है ना सब फोन पान छोड़ कर उधर ही ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, कई बच्चे सीयूटी में भी गलतियां कर चुके हैं इतना समझाने के बावजूद। अब देखो, आरक्षण प्रमाण पत्र और गैर क्रिमिलियर या रक्षा प्राथमिकता प्रमाण पत्र, टीएसपी क्षेत्र प्रमाण पत्र, शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र। यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई गलत दस्तावेज अपलोड किया गया है तो जेड समन्वय कार्यालय इस प्रकार की गलती के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र की फीस भरने के पश्चात आवेदन पत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाए। बार बार ये बात बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इनको बार बार फोन करते हैं। अब जेट परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2024 को 16 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्री पीजी एवं पीएचडी परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं कोई अधिकतम आयु की सीमा नहीं है। अब देखो, ऐसे बच्चे जिनकी एज 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष या आपकी 1 जनवरी 2024 को 16 वर्ष नहीं हो रही है, वो बहुत सारे बच्चे बाहर हो रहे हैं। अब वो जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे उनको क्या करना चाहिए, अभी इंतजार करना चाहिए और कुछ समय बाद में हम लोग आपको बताएंगे, या बहुत सारे बच्चे वहाँ संपर्क भी कर रहे हैं जेट ऑफिस के अंदर कि हम एलिजिबल नहीं है और पहली बार ऐसा किया गया है आईसीआर में, जब हम अलाउ तो आप हमें अलाउ करो। तो वो लोग विचार कर रहे हैं इसके ऊपर और जल्दी कोशिश करेंगे कि ऐसे बच्चे जो एलिजिबल नहीं है उनके फेवर में फैसला आए और वो बच्चे भी जो है फॉर्म भर सके। सर अभी मेरी उम्र नहीं हो रही तो मैं गलत डेट डाल के फिर फॉर्म भर दूं क्या? अभी नहीं भरना, आपको ऐसा काम नहीं करना है। सर वो मामा जी बोल रहे थे तो कर दो, नहीं करना है, फिर भी नहीं करना है। अभी आपको रुकना है क्योंकि 15 अप्रैल लास्ट डेट है। अभी अपने को प्रोसेस फॉलो करना है, प्रयास करना है कि आपको मौका दिया जाए। ठीक है बेटा। अब हम लोग जो है इन्होंने ये अपने से पूछा है, आप यह यहाँ पे कि आपने ये पूरी जानकारी जो पढ़ी है ऊपर देखी है उससे आप सहमत है कि हाँ, तो यस करो और अब आगे फॉर्म भरना चालू कर दो। अब हम जब इस फॉर्म को भरना चालू करेंगे तो इसकी टोटल स्टेप देखो आप। सबसे पहले डोमिसाइल, फिर आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होगी, फिर आपको एग्जाम सेंटर की चॉइस पूछी जाएगी, बैंक की डिटेल आपको देनी है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। ये सब चीज़ें आपको अपने पास में रखनी है। तो सबसे पहले हम आते हैं डोमिसाइल के लिए। देखना, उम्मीदवारों को पहले अपनी मूल निवासी स्थिति का चयन करना आवश्यक है। यदि उम्मीदवार राजस्थान राज्य का मूल निवासी उम्मीदवार है तो उसे मूल निवासी मानदंड भी चुनना होगा। आई बात समझ में? आप देखना, आप अगर राजस्थान के हो, मान लो आप कर रहे हो यस, समझना आर यू एलिजिबल फॉर राजस्थान डोमिसाइल क्राइटेरिया, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब देखना, अगर आप राजस्थान के बाहर के हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नो करना है। लेकिन अगर कोई बच्चा मान लो राजस्थान से ही 3 साल पढ़ा हुआ हो तो वो ऊपर वाले क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। आई बात समझ में? उस टाइम उन बच्चों के जब कॉलेज की चॉइस भरेगा वो बच्चा, और मान लो एमपी का बच्चा ये नो कर देगा तो उसके राजस्थान की कॉलेज ओपन नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी बात कर रहा हूँ बेटा। जैसे यहाँ पूछा, बच्चा क्या करता है, इसको पढ़ता नहीं है ढंग से। आप इसमें ये नहीं पूछा है कि आप राजस्थान के हो या बाहर के हो, ये नहीं पूछा है।
ये क्राइटेरिया दिया किस लिए, कहाँ दिया हुआ है, तो वो जो गाइडलाइन है ना अपनी, इस गाइडलाइन के अंदर दिया हुआ है पेज नंबर 3 के ऊपर, मूल निवास मानदंड आवासीय आवश्यकता, इसमें पॉइंट बनाया हुआ है 1 2 3 4 ऐसे। तो अगर ये क्राइटेरिया है, अगर आप इस क्राइटेरिया में फंस रहे हो और एमपी के हो, तो आपको ऊपर वाले में करना है यस। जैसे मान लो मैं राहुल नाम का बच्चा हूं और मैंने 10th 11th और 12th राजस्थान से किए और मैं हूं तो एमपी का, तो सर मैं क्या करूं, यहाँ नो करूं या यस करूं, मैं यस करूंगा। और अगर मान लो मैं हूं एमपी का और मैंने एमपी से सब कुछ किया है, तो उस केस में मैं यहाँ नो करूंगा। अगर मैं नो करूंगा तो मैं राजस्थान की जितनी भी प्राइवेट कॉलेज की सीट है उनमें 50% सीटें जो जनरल की है उनके लिए एलिजिबल हूं। अगर मैं 3 साल राजस्थान में पढ़ चुका हूं और मैं ये याद करूंगा तो मैं राजस्थान की सभी सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए भी एलिजिबल हूं। अभी आप कुछ भी कर दोगे और भर दोगे ना तो फॉर्म तो भर जाएगा, लेकिन जब आप काउंसलिंग कराओगे ना तब आपकी सरकारी का ऑप्शन नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखना बेटा, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला इन्होंने। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, आगे देखना आप। देखो अब यहां मैंने यस किया तो क्राइटेरिया वाली कंडीशंस ओपन हो गई। तो आप यहां देखना, अभ्यर्थी जिसके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र हो, तो मैं क्राइटेरिया 1 चूज करूंगा। ठीक है। दूसरा सेकंड, राजस्थान में मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित छात्र के रूप में लगातार परीक्षा में अभ्यर्थी ने पिछले 3 साल से पढ़ाई की हो, यानी राजस्थान में स्थित विद्यालय से 10वीं 11वीं और 12वीं की परीक्षा पास की हो, उत्तीर्ण की हो, उसके लिए ये क्राइटेरिया सेकंड है। अब ये मम्मी पापा ने कितने टाइम जॉब करते हो गए, ये पूरी कहानी और है। आप पे जो लागू होती है ना बेटा, उस पे आपको टिक करना है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ ध्यान तो देते नहीं है, और इमित्र वाले के पास तो 100 में से 99 लोग वही आते हैं। राजस्थान वाले तो वो तो कुछ नहीं करते, उनको तो कम से कम टाइम में फॉर्म भरना है, तो पहला करके पहला ही करते, डन, पहला किया फिर फर्स्ट को टिक किया, वाह राजस्थान किया यस, और इसको यस, बच्चा ही सोचता मेरा फॉर्म भर गया, लेके आ जाता घर। अब ये देखो एमपी यूपी महाराष्ट्र बिहार कोई भी बच्चा हो और 3 साल अगर राजस्थान में पढ़ा हो तो 2 नंबर चूज करना, उधर तो करना राजस्थान को यस और यहाँ करना 2 नंबर। जिस कैंडिडेट का मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो राजस्थान चाहिए, इसलिए मैं फर्स्ट वाला क्लिक कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से अब तो कोई बच्चा गलत नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। डोमिसाइल वाला केस अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब देखो, क्या विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति है। अब देखो यहां पे हो तो यस करो, नहीं हो तो नो करो, तो मैं क्या करूंगा, नो। क्या आप टीएसपी 76 से हैं। टीएसपी में कई बार एसटी का बच्चा सोचता है मैं टीएसपी में हूं, या फिर जैसे मान लो टीएसपी एरिया के अंदर कोई जनरल में और उनको सरकारी नौकरी में जनरल वाले को भी टीएसपी का रिजर्वेशन है, तो वो सोचता है हाँ मैं टीएसपी में हूं ना। जेट के अंदर केवल टीएसपी एरिया की एसटी कैटेगरी कोई रिजर्वेशन है, तो मैं एसटी में हूं और टीएसपी एरिया में हूं तो मैं यस करूंगा। अभी हाल फिलहाल जो कैंडिडेट जिनका फॉर्म भर रहा हूं वो नो है। ठीक है। क्या आप रक्षा कर्मियों के पुत्र या पुत्री है, इसके अंदर आप डिफेंस वाले में है क्या, यस तो यस, नो तो नो, तो नहीं है तो नो, और यस है तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर यस करूंगा, जहां जहां यस करूंगा वहां आगे अपलोड करने पड़ेंगे, तो यहां मैं इसको सेव कर देता हूं। अब देखो यहाँ आपको अपने पेरेंट्स की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है पूरी डालनी है। ठीक है। तो मैं फादर्स नेम फुलफिल कर रहा हूं। अब देखो जैसे मैंने एज फुलफिल किए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पुट किया है, अपने आप ही आपके पास यहाँ क्या आ जाएगी, टोटल एज आ जाएगी। अगर मैं 16 साल से कम हूं तो ये इनवैलिड बता देगा। आई बात समझ में। अब कैटेगरी, कैटेगरी देखो ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, यूआर। आई बात समझ में। अब यहाँ क्या करना आपको, कैटेगरी को लेके बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि सर कितने साल पुराना सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो जनरल का अपलोड नहीं होता है, एससी एसटी का कितना ही पुराना हो चल जाएगा। इसके अलावा ओबीसी के जो कैंडिडेट है ओबीसी वाले, उनका एक एफिडेविट के सहित 3 साल तक चल जाता है। एमबीसी वालों का भी एफिडेविट सहित 3 साल चल जाता है। ईडब्ल्यूएस वाला हर साल बनता है। आई बात समझ में, हर साल ये बनता है, लेकिन एक बार आप जो भी है आपके पास अपलोड कर देना और इसका नया के लिए आप अप्लाई कर देना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं कैटेगरी
चूज कर रहा हूँ ओबीसी। नेक्स्ट, कई बच्चे इस मेल फीमेल के अंदर भी जो है फोन चलाते हैं, तब दिक्कत करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ। और कई बच्चे ये सोचते हैं कि जीएल सर बार बार बताते हैं, सर तो कॉमेडी करते हैं। एक तरीके से कॉमेडी नहीं करता मैं। अभी भी आपकी क्लास में अगर 10 जनों ने फॉर्म भरा ना, तो 2 के मुंह लटके हुए घूम रहे हैं, आप चेक कर लेना चाहिए। क्यों घूम रहे हैं सर मुंह लटके हुए? निराश कैसे हो गए वो? क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरते वक्त कोई ना कोई गलती कर दी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है बेटा। आई बात समझ में? क्या करना है, मेल फीमेल में। फिर है आपका आप राष्ट्रीयता चुने, तो अपने इंडियन ही है, इसके अलावा है ही नहीं ऑप्शन, तो आपको टिक करना है। अब आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ फिल करना है। अब आधार कार्ड को लेके भी बच्चे परेशान हैं कि सर मेरे आधार कार्ड में अलग नाम है, 10th की मार्कशीट में अलग है, मैं जेट का फॉर्म भरूँ नहीं भरूँ, मैं अब क्या करूँ? पहले वो आधार कार्ड ठीक करा के लाऊं या फिर मैं जेट का फॉर्म भर दूं? जेट के फॉर्म भरने में आधार कार्ड के केवल नंबर लग रहे हैं, लेकिन ये आपका एक आईडी प्रूफ है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो सेंटर पे आपको चेक किया जाएगा, उस टाइम आपके सब डॉक्यूमेंट्स मैच खाने चाहिए। तो आप आधार कार्ड में जो कोई गलती है, करेक्शन है, तो करेक्शन के लिए अप्लाई कर दें और फॉर्म यहाँ भर दें। आई बात समझ में? तो ये आधार कार्ड वाली प्रॉब्लम आपकी सोल्व कर दी। अब जब एक चीज का यहाँ ध्यान रखना, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट भरोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सभी जिले अपडेट कर दिए गए हैं। जिस कैंडिडेट का हम भर रहे हैं उनका जिला पहले कौन सा था, नागौर, अभी कौन सा है, डीडवाना कुचामन। तो मैंने यहाँ डीडवाना कुचामन भरा है, ये ध्यान रखना है बेटा आपको। आई बात समझ में? अब आपको यहाँ पे वापस मोबाइल नंबर फॉरम में पूछे जा रहे हैं, जो कि आपके ऑलरेडी अपडेट है। ठीक है, अब आपको यहाँ एक ऑल्टरनेट नंबर देना है। आई बात समझ में? तो आपको यहाँ दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ईमेल आईडी, और एक ईमेल आईडी अल्टरनेट भी आप दे सकते हो। ईमेल आईडी आप अल्टरनेट यहाँ डाल सकते हो बेटा। अब देखो, जो ओबीसी का आपका सर्टिफिकेट है, मैंने ओबीसी चूज किया था, तो उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पुट करना है। सर्टिफिकेट नंबर देना सर मुझे, मैं आपको बताता हूँ। ये सर्टिफिकेट नंबर आपके ऊपर ही ऊपर दिए हुए हैं बेटा। आई बात समझ में? वो आपको पुट करना है। एक बार आपको दोबारा चेक कर लेना, एरर नहीं हो। अब ये कब की जारी किया हुआ कब है, तो ऊपर ही ऊपर देखो लास्ट, ये जो आपका दिया हुआ क्रमांक करके और ये पूरा डिटेल देके लास्ट में नंबर दिए, ये तो अपन सर्टिफिकेट नंबर हो गए। और दिनांक कितनी तारीख को जारी किया हुआ, वो डेट यहाँ पे आपको पुट करनी है। आय जो है आपको यहाँ देखनी, इनकम कितनी है, तो यहाँ पे आपको है अप टू जो है 8 लाख, तो आपको कर देना ये। इसके अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर आगे आपके आ गई 10th और 12th की जो है डिटेल आपको सबमिट करनी है। 10th क्लास के अंदर सब्जेक्ट कौन से, तो ऑल सब्जेक्ट आ गई। सिलेक्ट कौन सा बोर्ड था, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। पहले 486। यहाँ पे आप ध्यान रखना बेटा, यहाँ आपको ईयर ऑफ पासिंग बनना है। यहाँ इसका जो है ना, ये कॉलम मैच नहीं खा रहे। इसके बाद में आपको ईयर ऑफ पासिंग बनना है, जब 2022 में की मान लो, और यहाँ पे कितने नंबर आए, तो कितने में से कितने आए वो भरना है। मान लो इनके जो नंबर आए 486 आउट ऑफ 600। ठीक है, तो यहाँ नीचे 600 करना, आपको सिस्टम अपने आप ही परसेंटेज ले लेगा, 81% आ गई। अब बात करेंगे 12th क्लास में, तो ये 12th हो गई। और यहाँ पे जो है कौन सा वर्ग है आपका, पीसीए पीसीबीए, ये कौन सा है, तो जो ये जो कॉम्बिनेशन आप लेना चाहो वो आप ले सकते हो यहाँ पे। आई बात समझ में? 12th के अंदर आपके पास में क्या कॉम्बिनेशन था, 12वीं क्लास के अंदर क्या है मतलब, तो एबीसी क्या है आपके पास, तो इनके इस कैंडिडेट के पास पीसीबी है, तो मैंने पीसीबी कर दिया। अब देखो वापस बोर्ड पूछ लिया, इसके बाद में आपके रोल नंबर पूछ लिए। यहाँ आपको केवल रोल नंबर डालने, बाकी ये सिस्टम अपने आप ले लेगा। यहाँ मैंने ग्रुप के लिए आपको बता ही दिए।
नेक्स्ट, सेव कर दीजिए आप। ये एक बार अपने पास अपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है अपने सामने ओपन हो गई है। ठीक है, देखो आप अभी तक का जो फॉर्म भर रहा है अपन ने, इसमें नाम आ गया, वापस आप चेक कर पा रहे हो, फीमेल आ गया, इंडियन हो गया, ये सब ये कंप्लीट अपना फॉर्म हो गया। अब आगे अपने पास सेव का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ देखो येलो कलर हो रहा है, वो काम अपना हो चुका है। अब हम जाएंगे एग्जाम सेंटर के लिए। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम जो सेंटर है उनकी बात करते हैं। कहाँ कहाँ हो रहा है एग्जाम, ये कहाँ कहाँ हम सेंटर ले सकते हैं बेटा? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। तो मैं ये आपके अकाउंट नंबर 6 होंगे। क्या क्या कर दिया अभी तक हमने? डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ मांगा नहीं था लेकिन पूछा था, उसके बारे में बता दिया। सेकंड स्टेप में पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दी। एग्जाम सेंटर के बारे में बात होगी, बैंक का अकाउंट नंबर आ गया। अब डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करना है। अब देखो, सबसे पहले आपकी फोटो, फिर आपके सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, इसके बाद में आपका थंब टाइप, इसमें डिटेल आने लेफ्ट राइट कौन सा लग रहा है, तो हमें अपने को यहाँ राइट ही काम में लेना है। और इसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, इसके बाद में 12th की यहाँ तब लगती है जब हम वहाँ 12th के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, तो यहाँ 10th की मांग रही है। फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए आप, इसके लिए आप 10th की मार्कशीट वापस यहाँ अपलोड कर सकते हो। एक कैंसिल चेक जो आपको वो चाहिए होगा। आई बात समझ में? कैंसिल चेक, फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, इसका कैंसिल चेक चाहिए। या तो कैंसिल चेक हो या फिर जो आपकी पासबुक थी बैंक वाली उसका पहला पेज। ये इसलिए चाहिए कि कई बार पेमेंट बच्चे को वापस रिफंड करना होता है, उस केस के अंदर उनके पास ऐसा नहीं हो कि आपने उस खाते में पैसे अपलोड कैसे कर दिए, वो तो हमारा है ही नहीं। ये फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, समझ गए? और अब ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, आपको क्या कर देना है बेटा? सेव कर देना है। ये आपका जो है फॉर्म का लास्ट स्टेप था। आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद में आपसे यहाँ से पेमेंट का पूछेगा, पेमेंट जमा करा दो, आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आपको एक बार उससे पहले फाइनल सबमिट से पहले एक बार चेक कर लेना है कि किसी तरह की कोई एरर तो नहीं हो। आगे बात समझ में? पुनः आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्म भरने में बेटा आप किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करें, खुद ही आप फॉर्म भरने जाएं। अब फॉर्म कैसे भरना है ये जानकारी मैंने आपको अच्छे से दे दी है। अभी भी किसी के कोई डाउट है तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं। अब मैं आगे बात करूंगा कि सर 28 मार्च को 28 मार्च को हमारा पेपर कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद में हमें तैयारी करनी है। एक साल हम तैयारी करें या फिर हमारा 60 डेज के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, 60 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर हम एक साल तैयारी करें। तो अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपका जो जेईटी का एग्जाम है, इस जेट के अंदर लगभग आपके पास गवर्नमेंट जो सीट है उनकी संख्या है 4500, 4500 सीट है। आई बात समझ में? 480 नंबर का आपका पेपर होता है। कितने का होता है? 480 का। यदि किसी बच्चे के ओबीसी कैटेगरी में है और ओबीसी के अंदर 150 नंबर अगर आ जाते हैं तो उसका सरकारी कॉलेज में चयन हो जाएगा। ये गवर्नमेंट की सीट है 450। अगर आपके 250 नंबर आ जाते हैं तो आपका जो पुरानी सरकारी कॉलेज है उनमें नंबर आ जाएगा। अगर लगभग 300 नंबर आ जाते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। ये मैं पिछले 3 साल की एवरेज कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर पिछले 3 साल जैसा पेपर आया तो इतने नंबर पे आपका काम हो जाएगा। अब आपका जो 12th क्लास का कोर्स है जेईटी के पेपर में आपके 40 मतलब 40 तीन सब्जेक्ट ए बी सी, इन तीनों में से मिला के 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन 12वीं बोर्ड में आप पढ़ रहे हो उन्हीं में से आ जाएंगे। अगर मान लो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं इंटू 4 करते हो तो आपके कितने नंबर हो गए बेटा? 200 नंबर हो गए। अब बाकी का तो अभी बच गया। मैं यूं कहना चाहता हूं कि अगर 12वीं का कंटेंट आपको आता है, 12वीं का कंटेंट अगर आपको आता है,
अरे सर 12वीं में तो मेरे 70% ही आएंगे, तो आप इसका भी 70 कर लो, 200 का 70% कर लो तो कितना हो गया 140 नंबर। अगर 12वीं का पूरा कोर्स है, अगर उसको भी आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो 140 नंबर का कंटेंट आपके पास अवेलेबल है। अब केवल और केवल आप इसमें 100 नंबर ऐड कर लो तो भी सरकारी में ठीक में चले जाओगे। अगर 150 नंबर ऐड कर लो तो आप जो है 2 महीने में पढ़ के यूनिवर्सिटी में चले जाओगे। मैंने जैसा कि शुरू में ही बताया था, उमेश नाम का हमारा बच्चा जिसकी जेईटी के अंदर लास्ट ईयर अपने वर्ग में फर्स्ट रैंक रही थी, इसके अलावा 15 से ऊपर बच्चे आरसी कॉलेज उदयपुर में कट ऑफ क्लियर करके और 12वीं के साथ में सेलेक्ट होके गए। वैसे रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर से लास्ट ईयर जो है पूरे देश के अंदर जो सीयूटी का एग्जाम होता है आईसीआर की यूनिवर्सिटीज के लिए, उसके अंदर 50% बच्चे पूरे देश के अंदर 50% बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट के थे जिनके 100% लाए थे। पूरे देश के अंदर पहली रैंक हमारी जो आकांक्षा गर्ग है उसकी पूरे देश में पहली रैंक रही है 548 नंबर के साथ एग्रीकल्चर वर्क के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12वीं के साथ में हमारा यशवंत जो बच्चा है 12वीं के साथ में पूरे राजस्थान में सामान्य वर्ग में 369 नंबर के साथ में 13वीं रैंक लेके आया। ओबीसी वर्ग के अंदर 8वीं रैंक लेके आया और वो बच्चा भी बीएचयू में पढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 12वीं के साथ में आउट ऑफ जो है स्टेट पढ़ रहे हैं। अभी मैंने हमारा जो प्रियांशु शर्मा जो बच्चा है उसका इंटरव्यू डाला था जिसके अंदर वो बच्चा नवसारी गुजरात के अंदर पढ़ रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर 60 दिन आपके पास हैं और 60 दिन के अंदर अगर आप रॉयल इंस्टीट्यूट में आते हो तो हम आपको क्या कराने वाले हैं, 12 से ऊपर आपको हम टीचर्स देने वाले हैं। जी हाँ, जिनको 10 से 12 साल का ही एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि जितने भी नोट्स है जितनी भी बुक है इनमें से क्या कुछ मेन है, कैसे एक बच्चा कम से कम मैटर पढ़ के टॉप से टॉप जगह जा सकता है। ये आपके 12 गुरुजी आपको टॉपिक वाइज टीचर मिलेंगे, इतना बढ़िया पढ़ाएंगे आपको कि एक एक चीज आपके समझ में आएगी। पढ़ाने के बाद में हम आपकी डीपीपी एक्सरसाइज शीट देंगे। क्या देंगे बेटा आपको, डीपीपी एक्सरसाइज शीट देंगे। अब उसको आप सोल्व करोगे तो आपको डाउट आएगा, क्या आएगा बेटा, तो आपको हम डाउट काउंटर अवेलेबल कराएंगे। इसके बाद में कंटिन्यू हम आपको ओमार शीट पे अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न टेस्ट लेंगे। टेस्ट के बाद में अंत में टेस्ट सीरीज लेंगे और लास्ट में आपके ये कंटिन्यू आपको मोटिवेशनल सेमिनार देंगे। ये पूरे काम एडमिशन से लेके एग्जाम तक आपका रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर करेगा। मैं आपको बता दूं हमारे पास 60 डेज है। कितने हैं, 60 डेज। यदि कोई बच्चा ईमानदारी से इस डेडिकेशन के साथ साथ में घर पे बैठा है कि जैसे ही 12वीं का एग्जाम होगा मैं अच्छे गुरुजनों के सानिध्य में जाके 60 दिन सब कुछ झोंक के तैयारी करना चाहता हूं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक एवरेज बच्चा भी एक दिन का अगर 1.5 क्वेश्चन भी निकालेगा तो 90 क्वेश्चन सही कर जाएगा और 90 के ऊपर उसको जो मनपसंद कॉलेज है वो मिलेगी। सर मैं तो सामान्य बच्चा हूं, तो अगर आप एक दिन का एक क्वेश्चन भी निकालते हो और आप बिल्कुल जो कि बड़ी मुश्किल से 12वीं पास करोगे तो भी आप यहाँ तक पहुंच जाओगे, बशर्ते आपके मन में तमन्ना होनी चाहिए कि मैं सर करना चाहता हूँ। 29 तारीख को हमारा बैच चालू हो जाएगा। मैं चाहता हूँ 29 या 30 तारीख को या तो आप संस्थान में ऑफलाइन जुड़ जाए या फिर ऑनलाइन जुड़ जाए। आई बात समझ में, आपको क्लासरूम लाइव कंटेंट मिलेगा। सर हम उदयपुर आएंगे तो यहाँ क्या सुविधा मिलेगी, आपको हॉस्टल की घर जैसी सुविधा मिलेगी। सर इसकी फीस कितनी है, तो पहले तो मैंने आपको बता दिया इतना कंटेंट देंगे। कंटेंट देख के आप ये सोचोगे कि सर फीस तो इसकी लाखों में होगी, लाखों में फीस नहीं है, बहुत ज्यादा हजारों में भी नहीं है। केवल हम आपसे 12,000 रुपए लेंगे। कितने लेंगे बेटा आपसे, 12,000 रुपए लेंगे। हिंदी मीडियम बैच के बच्चे के, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो हम 15,000 रुपए लेंगे। अरे सर हम ये चाहते हैं कि आप ये क्रैश कोर्स फ्री में ही पढ़ा दो। फ्री में नहीं पढ़ा सकते बेटा, हम फिर बाद में सर लॉन्ग ईयर कर लेंगे, एक बार आप क्रैश कोर्स में फ्री पढ़ा दो। अरे बेटा हम आपको क्रैश कोर्स में या फ्री पढ़ा के या आपको 5,000 4,000 3,000 रुपए लेके और बाद में हम आपको ये कहे कि एक साल आप तैयारी कर लो, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। आज भी मेरे पास अलवर से पेरेंट्स आए थे कि सर हमारी बच्ची पढ़ने में बहुत होशियार है, मुझे तो मेरी बच्ची का साल भर ही तैयारी करानी है, क्रैश कोर्स नहीं कराया। मुझे 1 घंटा तो लगा, लेकिन उनको मैंने अच्छे से समझाया कि सर यदि आपकी बच्ची पढ़ती है और अगर वो क्रैश कोर्स में ही सेलेक्ट हो जाती है तो आपको फिर 1 साल भी बच जाएगी आपकी, प्लस आपके सर पैसे भी बच जाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस बच्चे को हमारे पास समय पर केवल 2 महीने के लिए भेज देना। क्यों भाई,
जब 60 दिन में काम हो रहा है तो फिर 1 साल तैयारी करने की कहाँ जरूरत है। आप पूरे डेडिकेशन के साथ में केवल 60 दिन दो और पूरे मन से दो। अगर पूरी टीम आपके साथ लगती है और आप अपना पूरा प्रयास करते हो तो 1 साल कतई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे को कि भाई है ना, एक बार क्रैश कोर्स में अपन पढ़ा देते हैं, बच्चे को थोड़ा सेट कर लेते हैं, जान पहचान बढ़ा लेते हैं, बाद में इस बच्चे को साल भर बुला लेते हैं। नहीं बुलाना है हमें, केवल 60 दिन पढ़ लो। और अगर पारिवारिक परिस्थितियां ठीक नहीं है, ज्यादा पेमेंट नहीं कर पा रहे हो बेटा, तो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ। केवल 3000 रुपए में ये पूरा कोर्स लाइव आएगा आपके पास। एक एक चीज आपको जो है ना लाइव पढ़ाई जाएगी। कहीं पर भी आपको इधर उधर दुख पाने की जरूरत नहीं है। किस हम कैसे विश्वास कर ले कि रॉयल इंस्टीट्यूट बेस्ट है, तो आप इसी यूट्यूब चैनल पे मैं बार बार बोलता हूँ, प्लेलिस्ट पे जाके पिछले 5 से 7 साल का आप रिजल्ट चेक करो। आपकी आंखों से आपको पता लग जाएगा, देखोगे तो। अरे सर हम क्या 5-7 जने जा रहे हैं, तो आप तो ये बताओ खींच के कितनी कम करोगे। आप मुझे बताओ 12,000 रुपए में, बेटा खुद बताओ 12,000 रुपए में मैं कितनी कम करूंगा। मैं अगर कम करूंगा ना तो शुरू में 7 दिन जब एडमिशन देंगे ना तभी आपको ये सब सुविधाएं मिलेगी, बाद में चेंज हो जाएगी। भाई आप बीकानेर से उदयपुर आ रहे हो तो आपको पता है कि 30 लीटर तेल लगेगा और 30 लीटर के हिसाब से 3,000 रुपए का तेल जलेगा। और आप मान लो उसमें 3 लीटर डला के लाए या 15 लीटर ही डला के लाए, तो फिर वो बाकी 15 लीटर 15 आधे आधे रास्ते में कैसी चलेगी गाड़ी। इसका मतलब मिनिमम इतना चार्ज तो चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो काम लास्ट तक कर सके। हमारे को ये नहीं करना हम 2 महीने बढ़िया पटा कर फिर साल भर आपको और पटा दे, साल भर में दिवाली पे जाके हम फिर गड़बड़ कर ले, नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं कर पाऊंगा बेटा। इतने पैसे तो चाहिए कि हम आपके पूरे बैच को अच्छी तरीके से पढ़ा सके। और यदि आप अपनी आत्मा से सोचोगे कि मैंने जो चीजें बताई, इतनी चीजें अगर हम ईमानदारी से देंगे तो इसमें बेटा खर्चा लगता है, इतना तो चाहिए। 2011 में रॉयल इंस्टीट्यूट की ओपनिंग है। 2011 से जब से हमने शुरुआत की है तब से हमने फीस क्रैश कोर्स की 10 से 12,000 रुपए ही रखी। और आज 2024 के अंदर मैं खड़ा हूं, आज भी फीस आपकी 10 से 12,000 रुपए ही है। आई बात समझ में। 12,000 रुपए हम खाली फीस ले रहे हैं, जिसके अंदर इतनी सुविधाएं दे रहे हैं। हॉस्टल सुविधा, हॉस्टल सुविधा बता दूं, हॉस्टल के अंदर आपका रहना प्लस खाना। रहने के लिए हर रूम में अटैच लेट बाथ, अलमारी, पंखा, टेबल, चेयर, कुर्सी, सीसीटीवी कैमरा, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरी, ठंडा पानी, गर्म पानी, आरओ का पानी, मेडिकल सुविधा, बेड और गद्दा। इतनी चीजें आपको हम हॉस्टल के अंदर अवेलेबल कराएंगे। खाने में सुबह 1 गिलास दूध, 7 दिन नाश्ता, दोपहर में 2 सब्जी रोटी छाछ, शाम को 2 सब्जी रोटी चावल, बुधवार को खीर पूरी, शुक्रवार को पनीर, हर रविवार स्पेशल डाइट। 2011 से मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ। अरे सर आप इतना बढ़िया खाना देते हो इसलिए हम यहाँ आ जाए, मत आना। खाने के लिए नहीं, मेन मुद्दा वो पढ़ाई वाला रिजल्ट वाला है। समय निकाल के प्लेलिस्ट पे जाके रिजल्ट चेक कर लेना। ये खाना ये सब चीजें है ना, ये भी जरूरी है। एक रूम के अंदर 50-50 होगे ना, 30-30 होगे ना, तो खाली माहौल ही बना पाओगे। वहां रहने का मजा तो आ जाएगा कि ग्रुप में रहोगे तो चुटकुले अच्छे सुन लोगे, लेकिन क्या इसीलिए हम घर छोड़ के बाहर जा रहे? माहौल बनाने के लिए। आपको पता करना है कि जहां कहीं पर भी कोई खराब नहीं है, सब बढ़िया है, अपने स्तर पे सब ठीक करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंतिम समय में फाइनली जो है ना डिपेंड करता है कि रिजल्ट क्या है। मैं आपको कहूं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो जब हम सब कर, इसको तो साधारण भाषा में समझो आप, कि यदि किसी किसान ने गेहूं की बुआई की है, 5 महीने की फसल है, अगर 3 महीने जबरदस्त जो है बुआई की और जबरदस्त मेहनत की और अगले 2 महीने में मान लो लूज पड़ गए, तो गेहूं बढ़िया होंगे क्या? उनके नहीं होंगे। और मान लो कोई राधे श्याम जी है किसान और पूरे गांव में ये हो गया कि राधे श्याम जी के इस बार गेहूं बढ़िया हुए हैं, इसका मतलब राधे श्याम जी से अब भी पूछेंगे क्या कि आपने गेहूं की बुआई से लेकर कटाई तक मेहनत की थी क्या? नहीं पूछेंगे ना, क्योंकि गेहूं बढ़िया हुए हैं, इसका मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक 1 साल नहीं, अगर किसी संस्थान का रिजल्ट कंटिन्यू 10 साल से जबरदस्त है, इसका मतलब है कंटिन्यू मेहनत कराई जा रही है। और इस सेक्टर के अंदर तो मैं बता दूं, एजुकेशन में यहाँ हर साल कुआं खोदना पड़ता है और हर साल नए कुएं से पानी पीना पड़ता है। बच्चों की परीक्षा से पहले संस्थान की परीक्षा होती है। इसलिए मैं सभी बच्चों को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप अगर इस टीम के साथ में जुड़ते हो तो किसी भी बच्चों को निराशा हाथ हम लगने नहीं देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, कोई ये ठान के ही बैठ गया कि मेरा सिलेक्शन करा के दिखाओ, ये गुरुजी में आ गया, तो हमारे बस की बात नहीं है। बस वो ये
सोच के आ जाए कि सर मैं भी सिलेक्शन करवाना चाहता हूँ, मैं मेरा 100% देना चाहता हूँ, तो सर मेरे क्या संभावना है मेरे लिए, तेरे लिए पूरी संभावना है, बस इतना ही चाहिए बेटा। बिल्कुल गुरुकुल है, अर्बन गुरुकुल, पूरी टेक्नोलॉजी के साथ में, और बिल्कुल गुरुकुल की तरह बच्चों को रख रहे हैं। और कोई भी बच्चा जो रॉयल इंस्टीट्यूट में आसपास में कहीं पढ़ रहा है, आपका मिलने वाला है, एक बार आप उनसे फीडबैक जरूर लेना। पूरा व्यवस्थित क्लासरूम, व्यवस्थित पूरा सिस्टम है, रिजल्ट ओरिएंटेड पूरा काम है। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। आप चाहो कि 4000 में पढ़ा दो, 16 दिन पढ़ा दो, और बाद में सर आप कुछ भी कर लेना, हम नहीं कर पाएंगे। हम शुरू से लेकर लास्ट तक एक जैसे पढ़ाएंगे, एक जैसे मेहनत कराएंगे। अभी भी हमारे जो लॉन्ग ईयर बैच 8% चल रहे हैं, लॉन्ग ईयर बैच का कोर्स कंप्लीट कराने के बाद में एक बार हमने रिवीजन करा दिया है, और 1 अप्रैल से सेकंड टेस्ट सीरीज चालू हो रही है। कंटिन्यू एडमिशन से लेके एग्जाम तक बच्चों के टेस्ट लिए हैं। अभी भी क्रैश कोर्स आ रहा, तो लॉन्ग ईयर वालों को विदा नहीं कर रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से उन बच्चों को रख के अप टू एग्जाम तक उन बच्चों की सेवा करेंगे। बाकी मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं कह सकता। इसके अलावा आपके आसपास में कोई भी बच्चे हैं तो रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर हमारी स्कूल है, जहां आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में 9, 10, 11, 12 तीनों क्लास में हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी भी है। कोचिंग, स्कूल, हॉस्टल तीनों फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। तो कोई आपके आसपास में जानकार हो तो उनको जरूर बताएं। 1 अप्रैल से हमारा पहला बैच चालू हो रहा है स्कूल के लिए, और 1 मई से हमारा सेकंड बैच चालू हो जाएगा, और 29 मार्च से क्रैश कोर्स चालू हो जाएगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।